सभी का स्वागत है। आज का 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इंटरनेट पर समय संवेदी सेवा है? ऑप्शन है इंटरनेट टेलीफोनी। इसकी व्याख्या में आएगा इंटरनेट टेलीफोनी इस प्रकार की संचार सेवा है जिसकी मदद से आप बिना सिम कार्ड के भी इंटरनेट का उपयोग करके कॉल कर सकते हैं। इस तकनीक को वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP टेक्नोलॉजी कहा जाता है। 26 में आएगा, इनमें से कौन सा ऐपलेट का वर्णन करता है? इसमें आएगा व्याख्या सहित डी में आएगा प्रोग्राम जिसे दूसरे एप्लीकेशन में एम्बेड किया जा सकता है। व्याख्या में आएगा ऐपलेट इंटरनेट कंप्यूटिंग में प्रयोग किए जाने वाले छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। इन प्रोग्रामों को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इंटरनेट पर ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ऐपलेट व्यूअर या किसी जावा इनेबल वेब ब्राउज़र द्वारा रन किया जा सकता है। ऐपलेट कंप्यूटिंग के संदर्भ में है। ऑप्शन ए जावा एप्लीकेशन। व्याख्या में आएगा ऐपलेट एक छोटा जावा प्रोग्राम होता है जो ब्राउज़र में रन करता है। यह HTML में इंक्लूडेड एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को प्रभावित किए बिना HTML में कार्य कर सकता है। फिर इसमें है 28 नंबर, निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता? ऑप्शन बी में आएगा खाते से नकद निकालना। फिर इसमें आएगा व्याख्या में आएगा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से खाते से नकद नहीं निकाला जा सकता, हालांकि ATM से निकाला जा सकता है जो इंटरनेट से ही चलता है। लेकिन ATM एक मशीन है जिसकी सहायता से कैश निकाला जाता है, जबकि ऋण के लिए आवेदन, खाते का विवरण देखना, कार्य विवरण देखना आदि सभी कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से होता है। फिर 29 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त एनसाइक्लोपीडिया है जिसे उसका उपयोग करने वाले लोगों ने ही आपस में मिलकर तैयार किया? ऑप्शन बी में आएगा विकिपीडिया। फिर इसमें आएगा व्याख्या में विकिपीडिया को 2001 में जिमी वेल्स और लैरी सेंगर के द्वारा शुरू किया गया। यह एक मुफ्त वेब आधारित और सहयोगी बहुभाषी विश्व कोश है। दुनिया भर के लोग इसका उपयोग करते हैं। इसमें लगभग 3 मिलियन लेख लिखे गए हैं। इसके लेखों को कोई भी व्यक्ति संपादित कर सकता है। फिर 30 में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सेवा है जो उपयोगकर्ता को इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजने की सुविधा प्रदान करता है? ऑप्शन ए आएगा ईमेल। व्याख्या में आएगा इंटरनेट पर उपयोगकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक मोड में संदेश भेजना अथवा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इसकी व्याख्या में आएगा इसमें है URN का तात्पर्य है URN का तात्पर्य ... होता है। ऑप्शन बी में आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम। फिर इसकी व्याख्या में आएगा URN का तात्पर्य यूनिफॉर्म रिसोर्स नेम होता है। URN एक ऐसा नाम है जो इंटरनेट पर किसी संसाधन की पहचान करता है तथा प्रोटोकॉल से मुक्त स्वतंत्र शब्दों का उपयोग करता है। फिर 32 का है, इंटरनेट पर लेख की स्थिति के बारे में सूचना कौन देता है? ऑप्शन सी URL। फिर इसकी व्याख्या में आएगा URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इंटरनेट पर स्थित किसी फाइल या सूचना का नाम तथा उसकी स्थिति बताता है। किसी भी वेबसाइट में प्रत्येक वेब का अपना अलग पता होता है। फिर 33 में आएगा, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट पर संसाधन का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक विशिष्ट पहचानकर्ता यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन बी में आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। व्याख्या में आएगा URL यूनिफॉर्म रिसर्च
लोकेटर एक विशिष्ट पहचान करता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे वेब एड्रेस भी कहा जाता है। यूआरएल में एक प्रोटोकॉल और डोमेन नाम सहित कई भाग होते हैं जो एक वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि संसाधन को कैसे और कहां से प्राप्त किया जाए। फिर इसमें आएगा यूआरएल का अर्थ है व्याख्या सहित में आएगा। यूआरएल का अर्थ में आएगा बी में आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फिर इसमें आएगा व्याख्या में यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का पूर्ण रूप है। यह एक रिसोर्स का एड्रेस है जो इंटरनेट पर विशिष्ट वेब पेज या एक फाइल हो सकता है। यह 1994 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। यूआरएल एक स्पेसिफिक करैक्टर स्ट्रिंग है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब से डाटा एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यह एक प्रकार का यूआरआई यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर है। फिर इसमें आएगा यह प्रोटोकॉल है HTTP और यह www सब डोमेन। और फिर यह आएगा सरकारी रिजल्ट.com डोमेन एंड डोमेन से सफिकस। फिर इसमें आएगा 35 नंबर में आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल एक डॉट स्कीम है जो www ब्राउज़र इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। ऑप्शन इसका आएगा ए, यह एड्रेसिंग। ये व्याख्या में आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल एक एड्रेसिंग स्कीम है जो www ब्राउज़र इंटरनेट पर साइट्स का पता लगाने के लिए उपयोग करते हैं। फिर इसमें आएगा 36 में वर्ल्ड वाइड वेब एक सूचना विस्तार है जहां दस्तावेज और अन्य वेब संसाधनों की पहचान किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन है डी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। फिर इसमें आएगा व्याख्या में है यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स एक यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स यह इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता देने के लिए एक स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता बताता है तथा उस सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है। फिर इसमें आएगा व्याख्या इसमें 37 में आएगा वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरी साइट के मेन पेज को पहचानता है। ऑप्शन है यूआरएल। फिर इसमें व्याख्या में वेब पर किसी खास कंप्यूटर और पूरे साइट के मेन पेज को यूआरएल पहचानता है। यूआरएल इंटरनेट पर किसी संसाधन का पता देने के लिए स्टैंडर्ड तरीका है। यह इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं का पता है। यह उपलब्ध सूचना के प्रोटोकॉल एवं डोमेन नाम को भी दर्शाता है जैसे HTTP www.google.com में HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग कर वर्ल्ड वेब पर google.com नामक वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। फिर 38 में आएगा सर्च इंजन निम्नलिखित में कौन नहीं है। इसमें आएगा 38 में इसका है सी में आएगा ट्विटर। इसमें आएगा व्याख्या में एक सर्च इंजन एक ऐसी सेवा है जो इंटरनेट यूजर को वर्ल्ड वाइड वेब www के माध्यम से सामग्री को सर्च करने की अनुमति देता है। गूगल, याहू, बिंग, अल्टा विस्टा इसके उदाहरण हैं, परंतु ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फिर 39 में आएगा किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैड लॉग का रंग ऑप्शन बी में आएगा। बी में हरा होता है। किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैड लॉग का रंग हरा होता है।
40 में आएगा निम्न में से कौन कौन URL में मान्य प्रोटोकॉल नहीं है। URL में मान्य प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन ए HTLS यू आएगा। URL में HTLS मान्य प्रोटोकॉल नहीं है। फिर आएगा 41 में आएगा HTTP का पूरा नाम क्या है। इसमें आएगा 41 का बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। फिर व्याख्या में आएगा HTTP ये आएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विभिन्न कंप्यूटर को इंटरनेट पर आपस में जोड़ने के लिए प्रयुक्त नियमों का समूह है। जबकि HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड वेब पर वेब पेज तैयार करने के लिए प्रयुक्त भाषा है, जिसमें हाइपर टेक्स्ट किया जाता है। HTML का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में किया था। फिर इसमें आएगा 42 में आएगा निम्नलिखित में कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन में आएगा ऑप्शन में बी में आएगा एक्रोबैट रीडर। इसमें आएगा व्याख्या माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है तथा एक्सेल पावरपॉइंट वर्ड इसी सॉफ्टवेयर के अंग है। जबकि एक्रोबैट रीडर एक पीडीएफ फाइल रीडर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें आएगा डी में आएगा एक फाइल के नाम में कोई भी स्पेस करैक्टर नहीं हो सकता। एक फाइल नेम में कोई भी स्पेशल करैक्टर नहीं हो सकता। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा उपर्युक्त में डी विकल्प को छोड़कर तीनों कथन सत्य है। इसमें आएगा PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जैसा कि पूर्ण रूप से पता चलता है कि यह एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है। GIP एक कंप्रेस्ड फाइल्स होती है। यह प्रत्येक फाइल का एक प्राइमरी नाम तथा एक्सटेंशन नाम होता है। फिर इसमें आएगा फाइल में नाम में इसमें आएगा लेस देन पीरियड ग्रेटर देन, फिर लेस देन अंडर सोर्स ग्रेटर देन तथा यह लेस देन हाइपन। फिर इसमें आएगा ग्रेटर देन स्पेशल करैक्टर का उपयोग किया जा सकता है। फिर 45 में आएगा 45 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप एक कंप्रेस्ड फाइल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। ऑप्शन ए .pdf डिस्क स्थान को बचाने के लिए संपीड़ित फाइल संपीड़न का उपयोग करती हैं। .zz .rar .gip आदि सामान्य संपीड़ित फाइल एक्सटेंशन है। जबकि पीडीएफ एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। फिर इसमें आएगा 46 में डॉट इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए एक प्रणाली है। ऑप्शन बी में आएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। इसमें आएगा बी में संगीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक को संदर्भित करने के लिए इसका उपयोग करता है। यह संगीत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक को संदर्भित करने के लिए इसका उपयोग करता है। चूँकि यह कंप्यूटर संगीत कार्यक्रम सिंक्रोनाइज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का आदान प्रदान करता है। इसमें आएगा आदान प्रदान करता है। फिर इसमें आएगा 47 में आएगा कंप्यूटर छवि प्रारूप। इसमें आएगा कंप्यूटर छवि प्रारूप में PNG का पूर्ण रूप क्या है। इसका आएगा डी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। फिर इसमें आएगा व्याख्या में कंप्यूटर छवि प्रारूप के संबंध में
PNG का पूर्ण रूप पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। फिर 48 में आएगा, 48 में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य मल्टीमीडिया संलेखन रूपक नहीं है। ऑप्शन डी में आएगा ऑटोमेटिक मेटाफोर। इसमें आएगा ऑटोमेटिक मेटाफोर ऑटोमेटिक मेटाफोर मल्टीमीडिया का मान्य ऑथरिंग संकलेखन मेटाफोर नहीं है। क्वेश्चन मार्क मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने की एक प्रक्रिया है तथा रूपक मेटाफोर एक पद्धति होती है। अतः मल्टीमीडिया संलेखन रूपक मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर मल्टीमीडिया एप्लीकेशन बनाने की प्रक्रिया की एक पद्धति है। कुछ मान्य मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर इस प्रकार है स्प्रेडिंग लैंग्वेज मेटाफोर, यह आएगा हेरिस्टिकल मेटाफोर। फिर आएगा आई नो किक है फ्लो कंट्रोल मेटाफोर है। स्लाइड शो मेटाफोर है। फिर इसमें आएगा 49 में आएगा निम्नलिखित में कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है। इसमें आएगा ऑप्शन ए WMA, यह आएगा विंडोज मीडिया ऑडियो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑडियो कोडेक्स और उससे संबंधित ऑडियो कोडिंग प्रारूपों की एक श्रृंखला है। WMA की परिकल्पना लोकप्रिय MP3 और रियल ऑडियो कोडेक के रूप में की गई थी जो उच्च रेजोल्यूशन ऑडियो का समर्थन करता है। फिर इसमें आएगा 58 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो का एक प्रारूप नहीं है। ऑप्शन ए MSQ, फिर आएगा MP4, WMV, फिर AVI आदि यह सभी संपीड़ित मल्टीमीडिया कंटेनर है, जिसका अर्थ है कि यह गुणवत्ता में बड़ी हानि के बिना छोटे फाइल आकार में वीडियो और ऑडियो फाइल दोनों को रख सकता है। MSQ मोटिवेशनल स्ट्रक्चर पर्सन होता है। फिर इसमें आएगा 51 में आएगा GPEG का मतलब है। ऑप्शन में आएगा ए में आएगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर इसमें आएगा 51 का है GPEG फाइल एक्सटेंशन का उपयोग GPG के लिए किया जाता है। GPEG का विस्तृत रूप है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होता है। फिर इसमें आएगा 52 का एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कहीं जाती है। इसमें आएगा डिजिटल, देखिए इसमें आएगा एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कहीं जाती है। ऑप्शन आएगा बिट डेप्थ। फिर इसकी व्याख्या में डिजिटल ऑडियो सैंपल में बिट डेप्थ हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के किसी विशेष खंड की संभावित सटीकता का वर्णन करती है जो ऑडियो डेटा को प्रोसेस करती है। आमतौर पर उपलब्ध अधिक बिट्स प्रोसेस वाले डेटा से परिणाम स्वरूप आउटपुट अधिक अच्छा होता है। फिर इसमें 53 में डॉट एक सामान्य बिट मैप आधारित फाइल टाइप एक्सटेंशन नहीं है। ऑप्शन ए ODT इसमें आएगा व्याख्या में आएगा ODT, यह आएगा ये ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट एक वर्ड प्रोसेसिंग फाइल है जिसका इस्तेमाल अपेचे के ओपन ऑफिस राइट द्वारा किया जाता है। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के DOC या DOCX फाइल स्वरूप के समान है। फिर 54 में आएगा 54 में आएगा इसमें आएगा डॉट एक भाषा है। डॉट एक
भाषा है डॉट डॉट एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग मानकीकृत वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है ताकि वेब कंटेंट को दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर से पढ़ा और समझा जा सके। ऑप्शन सी में आएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसमें आएगा व्याख्या सहित HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे वेब पेजों के लिए डिजाइन किया गया है जिससे हम दुनिया भर में किसी भी कंप्यूटर पर पढ़ या समझा जा सकता है। क्योंकि यह ब्राउज़र पर रन करता है इसलिए इसे कोई भी पढ़ या देख सकता है इसलिए इसे कोई भी पढ़ या देख सकता है। फिर इसमें आएगा 55 में आएगा HTML फाइल की सामग्री को देखने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा से कथन गलत है। इसमें आएगा व्याख्या में आएगा ए में आएगा ना तो फर्स्ट और ना ही बी, ना तो ए ना ही बी। इसमें आएगा व्याख्या में फिर पढ़ लेते हैं। इसमें आएगा ए में आएगा HTML फाइल आउटपुट इंटरनेट एक्सप्लोरर मोजिला ओपेरा मोजैक या किसी इंटरनेट ब्राउजिंग टूल का उपयोग करके देखा जाता है। फिर इसमें आएगा बी में आएगा HTML शीर्षकों को ये लेस देन H1 ग्रेटर देन से लेस देन H6 ग्रेटर देन टैग के साथ परिभाषित किया गया है, जबकि लेस देन H1 ग्रेटर देन सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक को परिभाषित करता है। लेस देन H6 ग्रेटर देन कम से कम महत्वपूर्ण शीर्षक को परिभाषित करता है। फिर इसमें आएगा इसका आंसर ना तो ए और ना ही बी। इसकी व्याख्या में आएगा HTML फाइल का आउटपुट HTML फाइल का आउटपुट किसी भी वेब ब्राउज़र पर देखा जा सकता है। HTML में हेडिंग ये आएगा लेस देन H1 और ग्रेटर देन से लेकर लेस देन H6 ग्रेटर देन H6 तक में लेस देन H1 ग्रेटर देन सबसे बड़ी हेडिंग को परिभाषित करती है और लेस देन H6 ग्रेटर देन सबसे छोटी हेडिंग को इस प्रकार दिए गए विकल्प ना तो ए गलत है और ना ही बी गलत है, अतः विकल्प ए सही होगा। फिर इसमें आएगा ID सेलेक्टर के संबंध में एक पेज के भीतर यूनिक होनी चाहिए। एक यूनिक एलिमेंट का चयन करने के लिए यह आएगा ID सेलेक्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है। इसमें आएगा बी में आएगा बी में है केवल ना तो ए है और ना ही बी है। इसमें आएगा ए क्या है। ए में आएगा किसी एलिमेंट की ID एक पेज के भीतर यूनिक होनी चाहिए, एक यूनिक एलिमेंट का चयन करने के लिए किया जाता है। फिर बी में आएगा ID सेलेक्टर एक विशिष्ट एलिमेंट का चयन करने के लिए एक HTML एलिमेंट की ID एट्रीब्यूट का उपयोग करता है। फिर इसमें आएगा व्याख्या में ID सेलेक्ट एक विशिष्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए एक HTML एलिमेंट की ID एट्रीब्यूट का उपयोग करता है। एक एलिमेंट की ID एक पेज के भीतर यूनिक है, इसलिए ID सेलेक्टर का उपयोग एक यूनिक एलिमेंट का चयन करने के लिए किया जाता है। किसी विशिष्ट ID वाले एलिमेंट का चयन करने के लिए एक हैश वर्ण लिखे, उसके बाद एलिमेंट की ID लिखे। ID नेम किसी संख्या से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ID नेम किसी संख्या से स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर इसमें आएगा 57 सूचना धोरी मार्ग या नेट है। इसका आएगा ऑप्शन बी इंटरनेट। व्याख्या में आएगा सूचना धोरी मार्ग इंफॉर्मेशन हाईवे या नेट इंटरनेट ही है। इंफॉर्मेशन हाईवे एक लोकप्रिय शब्द है जिसका उपयोग 1990 के दशक में डिजिटल संचार प्रणालियों और इंटरनेट दूरसंचार नेटवर्क में किया गया था। इंटरनेट का अर्थ होता है विंडो टू ग्लोबल
इंटरनेशनल सुपर हाईवे। फिर इसमें आएगा 58 का आएगा हम इंट्रानेट कैसे प्राप्त करते हैं। इसका आएगा व्याख्या लेन के माध्यम से। फिर इंट्रानेट को हम लेन लोकल एरिया नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इंट्रानेट विभिन्न कंप्यूटरों का एक निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीकी का उपयोग करता है। इसकी व्याख्या में आएगा इंटरनेट के द्वारा कोई संस्था अपनी सूचना का आदान प्रदान अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षा रूप से कर सकती है। इंटरनेट विभिन्न संस्थाओं के बीच कंप्यूटर नेटवर्क है, जबकि इंट्रानेट किसी संगठन के अंदर का कंप्यूटर नेटवर्क है। फिर 59 में आएगा इनमें से कौन सा उपकरण आमतौर पर अतुल्यकालिक अंतःक्रिया कोरनस इंटरेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ईमेल। फिर इसमें आएगा एक्रोनस अंतःक्रिया एक सरल अवधारणा है जिसमें कहा जा सकता है कि आपके पास जितना हो सके उतना करें, सब कुछ दस्तावेज करें, परियोजना के स्वामित्व को अगले व्यक्ति को स्थानांतरित करें, किसी और चीज पर काम करना शुरू करें। अतुल्यकालिक फिर इसमें आएगा अतुल्यकालिक संचार तब होता है जब समय से स्वतंत्र सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसमें प्राप्तकर्ता को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे वे अपनी सुविधा अनुसार संदेश का जवाब दे सकें। अतुल्यकालिक संचार के उदाहरण ईमेल, ऑनलाइन फोरम और सहयोग दस्तावेज। फिर में आएगा 60 में आएगा एक कक्षा में इंटरनेट का प्रयोग मुख्यतः किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन सी में आएगा फर्स्ट और थर्ड सूचना अंतःक्रिया सामाजिकता। व्याख्या में एक कक्षा में इंटरनेट का प्रयोग मुख्य रूप से सूचना एकत्रित करने, अंतःक्रिया करने तथा सामाजिकता स्थापित करने के लिए किया जाता है। फिर है इंटरनेट आधुनिक समय की सबसे उपयोगी तकनीक है। इंटरनेट हमारे दैनिक और पेशेवर जीवन में मदद करता है, शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए जानकारी एकत्रित करने और अनुसंधान करने और विभिन्न विषयों पर ज्ञान संग्रह करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर है इंटरनेट ने प्रौद्योगिकी संचार और ऑनलाइन मनोरंजन में सुधार की शुरुआत की है, लेकिन यह शिक्षा के उद्देश्यों के लिए भी अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है। शिक्षक अपने पाठों के पूरक के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं और कई प्रतिष्ठित विद्यालयों ने सभी के लिए मुफ्त ऑनलाइन व्याख्यान पाठ्यक्रम खोले हैं। फिर इसमें है व्याख्यान पाठ्यक्रम खोले हैं। इसने सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी गरीब देशों में बच्चों को पढ़ने और शिक्षित करने की अनुमति दी है। इंटरनेट के व्यापक उपयोग ने पहले से कहीं अधिक व्यापक श्रेणी के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में ज्ञान का द्वार खोल दिया है।